तो क्या हाल है भाई दिव्य, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए बातचीत के एपिसोड में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उनकी वजह से ही मैंने अपना सीए फाउंडेशन पास किया था और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का जो मैथ्स का डर होता था उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया अपनी बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी से, अपने बहुत ही शानदार स्किल से। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है सीए निशांत कुमार सर। तो सर मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो सीए जर्नी रही है वो कैसी रही है। आप अपनी सीए जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहें। यार मेरी सीए जर्नी कोई बहुत स्मूथ जर्नी तो नहीं थी। काफी उसमें अप्स एंड डाउन्स आए थे। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे मालूम ही नहीं था कि सीए का कोर्स होता कैसे है। मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि बीकॉम कर लो और साथ ही साथ सीए ज्वाइन कर लो। मेरा एक्चुअली एक्टर बनने का मन था, अभी भी है। और कोई भी एक्टिंग स्कूल चाहता था कि ग्रेजुएट हो बंदा। मतलब अगर मैंने FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, इन दोनों में मैंने अप्लाई करके देखा था इनके एक्टिंग प्रोग्राम्स में। बट द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट वाज के जो भी स्टूडेंट आए वो ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के लिए माय डैड सजेस्टेड कि तुम बीकॉम कर लो। एंड मैं साइंस साइड से था, 11th और 12th मैंने साइंस से की थी। और मैंने कहा था कि मुझे कॉमर्स के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो पापा ने कहा था तुम उसकी चिंता मत करो, मैं करा दूंगा। अब मेरे डैड ने कहा कि तुम सीपीटी का भी फॉर्म भर दो, सीए का कोर्स भर दो। जब तक तुम्हारा बीकॉम होता है तब तक जितना भी सीए होगा वो हो जाएगा और उसके बाद फिर तुम एक्टिंग के कोर्स के लिए चले जाना। तो मैंने कहा ये सीए होता क्या है, मुझे मालूम नहीं था। तो मेरे पापा ने कहा वो आसान सा कोर्स होता है, कुछ नहीं है, वो बस बस डाल दो। तो मैंने कहा ओके। तो पापा ने कहा आसान सा कोर्स होता है, मैंने डाल दिया। तो अब क्योंकि पापा ने ये लाइन बोल दी थी ना कि आसान सा कोर्स होता है तुम भर दो, और क्योंकि स्कूल में हम लोगों का कभी फेल वेल होने की आदत तो रहती नहीं है। स्कूल में तो हम लोग हमेशा यही होता है ना, हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे से अच्छे आए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स आए। तब तक मुझे मालूम नहीं था कि सीए कितना डिफिकल्ट माना जाता है। मैंने पढ़ना शुरू किया, जैसे पढ़ाई होती है, जैसे पढ़ाई की जानी चाहिए, मैंने वैसे पढ़नी शुरू किया। और मेरा जो सीए सीपीटी है वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो गया। प्रयागराज शहर में मेरी 4th रैंक भी आ गई, सब कुछ बढ़िया हो गया। जब सीए इंटरमीडिएट में आया तब मुझे ये बाकी लोगों से पता चला कि अरे यहाँ पर तो अटेम्प्ट्स लगते रहते हैं और यहाँ पर अटेम्प्ट्स का लगना नॉर्मल है। तो वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट मेरा सीए इंटरमीडिएट से फिर पढ़ना शुरू हुआ और उस वजह से उसने काफी डैमेज किया। तो सीए इंटरमीडिएट में मुझे 3 अटेम्प्ट्स लगे। पहले अटेम्प्ट में मैंने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में पढ़ाई नहीं की, और फिर दूसरे अटेम्प्ट में मैंने सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 क्लियर किया। तीसरे अटेम्प्ट में मैंने सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 क्लियर कर लिया। तो फरवरी 2012 में, आई रिमेंबर, नवंबर 2011 के सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया था, विच वाज माय थर्ड अटेम्प्ट, जहां पर मेरा ग्रुप 2 क्लियर हुआ था। और फरवरी 2012 में ही बीकॉम के भी एग्जाम्स कंप्लीट हो गए थे, तो वो थर्ड ईयर वहां पर भी कंप्लीट हो गया था। तो अब मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं सीए बीच में छोड़ के चला जाऊं इधर उधर कहीं फिल्म इंस्टीट्यूट्स में चला जाऊं। फिर मैंने सोचा कि यार अब तो सिर्फ एक ही चीज बची है, आर्टिकलशिप में तो कुछ एग्जाम वाला चीज होती नहीं, आर्टिकलशिप हो जाएगी और फिर सीए फाइनल का एग्जाम देना होगा। जैसे सीपीटी निकला, इंटरमीडिएट निकला, तो उसी तरह से फाइनल भी निकल जाएगा। बस फाइनल ने लटका दिया यार। 3 साल आर्टिकलशिप की, आर्टिकलशिप वाज गुड। और उसके बाद जब सीए फाइनल तक आते आते मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैंने मतलब बिना सोचे समझे मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि मुझे बोथ ग्रुप्स की तैयारी करनी है, बिना सिलेबस देखे, बिना अपने आप को प्रॉपर्ली असेस किए। और क्योंकि आर्टिकलशिप भी चल रही थी तो आर्टिकलशिप के साथ साथ कोचिंग क्लासेस को मैनेज कर पाना, साथ में पढ़ाई कर पाना, रिवाइज कर पाना, ये सब काफी दिक्कत हुई थी मुझे। फिर आर्टिकलशिप मेरी खत्म हो गई। मेरा सीए फाइनल का पहला अटेम्प्ट नवंबर 2014 में हुआ था और फरवरी 2015 में मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई। अक्टूबर 2014 में मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, मैं एकदम मतलब आई जस्ट गिव अप। मैंने कहा भाई अब नहीं हो पाएगा, मेरे बस की नहीं है। 9-10 महीने हो चुके थे। सुबह 6 बजे से हमारी क्लासेस होती थी, 10 बजे तक क्लास चलती थी, फिर आर्टिकलशिप चलती थी, फिर शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक क्लास चलती थी। तो सेल्फ स्टडी का कुछ टाइम मिलता नहीं था, ट्रेनिंग लगातार चलती रहती थी। इट वाज गेटिंग लाइक रियली रियली हेक्टिक। क्लासेस कंप्लीट हुए जा रही हैं। हाँ, आई रिमेंबर नवंबर 2013 से मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। तो वो एक साल मेरा ऐसा गया, बहुत ही हेक्टिक साल गया था। तो फिर अक्टूबर में फ्रस्ट्रेट होकर आई जस्ट गिव अप। फिर मैंने मई 2015 के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी स्टार्ट की और फरवरी 2015 में मेरा वो भी कंप्लीट हो गया, आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई थी। तो मार्च अप्रैल तो मेरे पास पूरा का पूरा था पढ़ने के लिए। अनफॉर्चुनेटली मई में एग्जाम से 1-2 हफ्ते पहले मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट अटेम्प्ट, लेकिन हाँ, गलतियां मैंने वहां पर भी की थी। बट मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। तो लास्ट के कुछ टाइम की जो पढ़ाई होती है वो मैं बिल्कुल नहीं कर पाया। मेरा मई 15 भी नहीं हो पाया। फिर मैंने नवंबर 15 की जो प्रिपरेशन की है, अब आप सोचो फरवरी 15 में आर्टिकलशिप खत्म हो गई, 2 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं और अब नवंबर 15 का अटेम्प्ट देना है। 7 महीने सिर्फ घर पे हूं, कोई काम नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्लासेस लेनी है, पढ़ाई करनी है, क्लासेस लेनी है, पढ़ाई करनी है। नवंबर 15 वाले अटेम्प्ट से पहले भी मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था एंड आई वाज लाइक कि अब ये नवंबर 15 विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट फॉर सीए फाइनल। इसके बाद ये वाला एग्जाम देने के बाद आई विल गो टू मुंबई में जाऊंगा और ट्यूशंस पढ़ाऊंगा। ये कोचिंग पढ़ाने वाला जो टीचिंग वाला पैशन है वो मैंने डिस्कवर कर लिया था 2 साल पहले, मतलब 2013 में मैंने डिस्कवर कर लिया था कि आई वांटेड टू जब आप टीच। आर्टिकलशिप में थे। आर्टिकलशिप में ही मुझे ये डिस्कवर हो गया था, ये रियलाइज हो गया था कि आई वांटेड टू टीच आफ्टर बिकमिंग अ सीए। तो फिर मैंने सोचा कि मुंबई में जाऊंगा
अपना कहीं फ्लैट रेंट वगैरह पर लेकर रहूंगा और कोचिंग पढ़ाऊंगा, कोचिंग के से जो भी पैसे आएंगे उससे रेंट पे करूंगा, सीए ड्रॉप कर दूंगा और मैं ऑडिशंस दूंगा मूवीज के और मैं एक्टर बनूं। तो मैं बहुत सोचा इस बारे में। फिर जो टर्निंग पॉइंट आया वो ये था कि अक्टूबर में जब मैं सोच रहा था ना, अक्टूबर 2015 में, तो मेरे दिमाग में एक ऐसी मैंने इमेजिन किया, विजुअलाइज किया कि 10 साल बाद मेरी कोई रिसेंटली रिलीज पिक्चर है जिसकी सक्सेस पार्टी में मैं खड़ा हुआ एंड एवरीबडी इज एंजॉयिंग, एवरीबडी इज कांग्रेचुलेटिंग मी, बट आई एम स्टिल नॉट वेरी कंटेंट और हैप्पी अबाउट द वर्क दैट आई एम डूइंग। उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि आज से 10 साल बाद अगर मैं बहुत सक्सेसफुल एक्टर बन भी जाऊंगा तब भी शायद कहीं ना कहीं एक मलाल रहेगा मन में कि सीए लास्ट मोमेंट पर आकर छोड़ दिया। थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो सीए फाइनल क्लियर हो जाता और सीए बन जाता, क्योंकि अब तो आर्टिकलशिप भी कंप्लीट हो गई। तो फिर मैंने मुंबई जाने का आइडिया ड्रॉप किया। मैंने 2015 नवंबर 2015 के एग्जाम्स देने के बाद मैं नोएडा चला गया एंड वहां पर मैंने जॉब भी ज्वाइन की एंड फिर लेकिन मैं नोएडा में ही रहा और मैंने नवंबर 2016 मई 2016 का भी अटेम्प्ट दिया था, लेकिन वो वही जॉब वॉब की वजह से कुछ पढ़ नहीं पाया। नवंबर 16 का अटेम्प्ट मैंने फिर दिया वही नोएडा में रहते हुए और उसमें मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया। और मई 17 के बाद से मैंने प्रॉपर निशांत कुमार क्लासेस के नाम से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर ली। मैंने फुल फ्लेजेड टीचिंग करनी स्टार्ट कर दी। अकाउंट्स पढ़ाता था 11th और 12th। उसमें इतना मजा आने लग गया कि फिर से मेरी सीए की पढ़ाई जो है वो थोड़ी सी बैकफुट पे चली गई। तो फिर आई ड्रॉप द आइडिया ऑफ टेकिंग मल्टीपल बैचेस। वो जो एक बैच था मैंने कहा इसी को करते हैं जब तक मेरा सीए कंप्लीट नहीं हो जाए। तो फिर धीरे धीरे उसके साथ सीए जब हुआ तो नवंबर 2018 वाले अटेम्प्ट में फाइनली मेरा सीए फाइनल का ग्रुप 2 क्लियर हुआ, जिसका रिजल्ट जनवरी 2019 में आया। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स, बट हाँ सीए बनने की ये वाली जर्नी। बट सर मैं इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जब इतना अटेम्प्ट किसी का लगता है, मान लीजिए आपने उससे कोप अप कर लिया, आपका ओवर द टाइम क्लियर भी हो गया, बट अगर मान लीजिए किसी का अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगा जा रहा है, बार बार लग रहा है, तो कब वो एक पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए जहां पे उसको डिसाइड करना चाहिए कि अब छोड़ देना चाहिए? जब उसका जेन्युइनली छोड़ने का मन करे तब छोड़ना चाहिए। मेरा तो छोड़ने का मन ही नहीं था ना, मेरा छोड़ने का बिल्कुल कभी मन ही नहीं किया। आया कई बार फील आई, बट एक वो वाली जो फीलिंग थी वो तो और स्ट्रांग थी ना कि नहीं इसको पुश करके कंप्लीट करते हैं। या फिर आपके दिमाग में ऑल्टरनेटिव करियर होना चाहिए। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये चीज पूछते हैं कि छोड़ दूं या क्या करूं। तो देखो अगर फाउंडेशन लेवल पर हो, 2 अटेम्प्ट से ज्यादा लगे, मैं कह रहा हूं तुरंत छोड़ो। ठीक है, फाउंडेशन अटेम्प्ट पे 2 अटेम्प्ट से, फाउंडेशन लेवल पर 2 अटेम्प्ट से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। इंटरमीडिएट में कोई है 3 अटेम्प्ट से ज्यादा लगे, भाई बिल्कुल छोड़ो। अटेम्प्ट्स क्यों लगते हैं? अटेम्प्ट्स लगते हैं मेजरली 90% फॉल्ट हमारी होती है। ठीक है, ये यूजुअली हम मानते नहीं है, उस समय हम लोग नहीं मानते, जब हमारा अटेम्प्ट लगता है तब हम नहीं मानते, लेकिन इन रेट्रोस्पेक्ट आपको फील होगा। तो मेरे साथ भी जो प्रॉब्लम थी, जो मेरे अटेम्प्ट्स लग रहे थे, आई न्यू एट द बैक ऑफ द माइंड कि यार गलती मेरी है। मुझे पता है रिवीजन प्लानर कैसे बनाना है, लेकिन मैं खुद बनाकर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं उस तरीके से। जो मैं रिवीजन प्लानर अभी सब स्टूडेंट्स को बताता हूं कि ऐसे बनाओ, ऐसे पढ़ाई करो, तो मैं खुद नहीं कर पा रहा था। जिस अटेम्प्ट में मैंने किया उस अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया। अगर आपके मन में कोई ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन है, अगर आपको कोई और चीज ज्यादा एक्साइट करती है, तो मैं तो कहता हूं बिंदास छोड़ो और वो वाली चीज पे फोकस करो, क्योंकि यहां पर ये एक बड़ा भयंकर वाला दलदल है। मुझे क्या करना था, मुझे अल्टीमेटली टीचिंग ही करनी थी। ठीक है, मुझे फाइनली टीचिंग करनी थी, सीए बनने के बाद भी मुझे टीचिंग करनी थी। तो अकाउंट्स में वैसे भी पढ़ा रहा था मैं, सीए बिना बनते हुए भी मैं अकाउंट्स पढ़ा था। लेकिन मेरे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर क्या था? मोटिवेशन फैक्टर ये था कि मैं सीए निशांत कुमार बन के अगर सीए के सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा आएगी। चलूंगा तो मैं उसी वजह से कि मैं अच्छा पढ़ाऊं, लेकिन सीए के नाम की वजह से थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, किसी को कितने अटेम्प्ट्स के बाद छोड़ना चाहिए, इसके कोई सॉलिड आंसर नहीं है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपने जो जितने भी अटेम्प्ट्स दिए हैं वो कितने सीरियसली दिए। जैसे मुझे पता था मैंने कोई भी अटेम्प्ट सीरियसली नहीं दिया, आधा अधूरा पढ़ के दिया, कभी भी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, कभी मेरा रिवीजन नहीं था, तो मैं किस मुंह से बोलूं कि क्या प्रॉब्लम है और मैं क्यों छोड़ रहा हूं? क्योंकि मुझे मालूम है ना मैंने अपना 100% नहीं दिया। अगर आप अपना 100% दे रहे हो, 2 या 3 अटेम्प्ट्स अगर आपके हो गए, सीए फाइनल की बात करो, 3 अटेम्प्ट सीए फाइनल, अगर आप 100% दे रहे हो तो उसके बाद छोड़ो, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन 100% एफर्ट होना चाहिए, वो आपको अंदर से पता होना चाहिए कि आपने 100% अटेम्प्ट दिया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी सीए बनने के पहले आपकी लाइफ कैसी थी और सीए बनने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? सीए बनने के बाद जो मेजर चेंज आया ना, वो ये मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। सीए बनने के बाद फिर मैंने क्लासेस रिकॉर्ड करनी शुरू की। तो मैं सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स की क्लास मैंने रिकॉर्ड की, फिर मैंने सीए फाउंडेशन के मैथ्स की क्लासेस रिकॉर्ड की। फिर अनअकैडमी से जब ऑफर आया और अनअकैडमी पे जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, तब तो बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी। इनफैक्ट मेरे कई सारे दोस्त काफी टाइम तक ये भी मजाक उड़ाते रहे, आज भी उड़ाते हैं कि तूने इतनी ज्यादा मेहनत अगर सीए बनने के समय कर ली होती तो फिर तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए निकल चुका होता। और ये बात मुझे भी मालूम है। बेसिकली मुझे लगता है ना कि 20s वाला टाइम था ना मेरा, वो 20s वाला टाइम मेरा पढ़ाई में ही गया और उस समय मैं बहुत ज्यादा सीरियसली पढ़ाई भी नहीं कर रहा। तो ये एक रिग्रेट है और ये रिग्रेट हमेशा रहेगा लाइफ लॉन्ग। वो जो 20s वाला टाइम है, मैं उसमें अगर कायदे से पढ़ाई कर लेता तो मेरा 1 या 2 अटेम्प्ट्स में सीए फाइनल
आराम से हो जाता, पहले अटेम्प्ट में ग्रुप 1 हो जाता, दूसरे अटेम्प्ट में ग्रुप 2 हो जाता। तो वो वाला जो पीरियड है ना, मुझे लगता है कि शायद अनकॉन्शियसली, कोई ऐसा कॉन्शियस एफर्ट में नहीं डाल रहा हूं, लेकिन अनकॉन्शियसली शायद मैं उस पीरियड को कॉम्पनसेट करने की कोशिश करता रहता हूं। तो फिर मैं सीए बनने के बाद से बहुत ज्यादा मेरी मेहनत हो रही है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आलसी था, थोड़ा सा चिल रहता था, अब तो मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हूं। तो ये डिफरेंस आ गया है सीए बनने से पहले और सीए बनने के बाद वाली लाइफ। तो सर इससे पता चलता है कि जो मैंने एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आपसे बेटर इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता है कि अपना टाइम किस तरीके से मैनेज करना है कि हम इस ये जर्नी के अंदर प्रॉपर्ली इंजॉय भी कर सके, और जब हमें पढ़ना है तो हम सही तरीके से पढ़ाई भी कर सके। यार इसका ना सीधा तरीका सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है। देखो सिंपल सी बात है यार, जब आप सीए के लिए तैयारी कर रहे होते हो ना, एंड स्पेशली जब आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे होते हैं, तो एक टाइम के बाद आपका घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। यू स्टॉप मीटिंग पीपल, यू आर ओनली कन्फाइंड टू योर रूम, और वहां पर उस समय पोजीशन और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो द थिंग इज कि जब आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो ना, तभी आपको एक डिसिप्लिन्ड वे में अपना प्लान बना के चलना चाहिए। कितने बजे से कितने बजे तक मेरा क्या शेड्यूल है, एक शेड्यूल अगर, और ये पहले से बना के नहीं, मतलब पहले से ऐसा नहीं है कि आप महीने भर का बना लो, ये आप रोज की रोज बनाओ कि आज के मेरे दिन का क्या क्या शेड्यूल है। इतने बजे से इतने बजे तक मेरी क्लास होगी, इतने बजे से इतने बजे तक मेरी आर्टिकलशिप होगी, फिर इतने बजे से इतने बजे तक का मेरे पास टाइम रहेगा। उसमें ब्रेक्स भी इंक्लूड करो। लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक ये करते हैं, उसमें ब्रेक्स नहीं इंक्लूड करते। तो हर क्लास के बाद जैसे 15-15 मिनट का ब्रेक होता है, उसी तरह से आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अभी आपको हर 1.5 या 2 घंटे के बाद 15-15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप मैनेज करोगे ना, पढ़ाई भी कर पाओगे, आप एंजॉय भी कर पाओगे। लाइक आई यूज्ड टू डू वन थिंग, मैं हर सैटरडे शाम को, सैटरडे सेकंड हाफ में मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था। सैटरडेज को मैं सिर्फ आधे दिन तक पढ़ाई करता था, सेकंड हाफ में मैं पढ़ाई नहीं करता था, मैं मूवीज देखता था। कुछ ना कुछ मैं ऐसा करता था कि जिससे मुझे रिजुविनेशन मिले, जिससे मुझे मजा मिले। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी सीए जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो रिलेशनशिप में भी, तो वो दोनों चीजें कैसे मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा मैं इसी में क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ कि जो लोग अभी सिंगल है और वो लोग दिमाग ये लगाते हैं कि मतलब आ जाना चाहिए, तो क्या उनको आना चाहिए रिलेशनशिप में, कि अभी कुछ समय के लिए अवॉइड करना चाहिए? यार देखो, मैं तो रिलेशनशिप में था जब मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, द रिलेशनशिप वाज द ओनली मोटिवेटर फॉर मी टू बिकम अ सीए सून। ठीक है, नहीं तो शायद कुछ अटेम्प्ट्स और लग जाते। शादी करनी थी, और अब शादी करनी थी तो फिर वो बिना किसी एक प्रॉपर डिग्री या जॉब के तो शादी होगी नहीं तो लड़का क्या करता है बेटा, लड़का तो अभी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर। तो ऐसे तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा। तो अब द थिंग इज कि जब मैं रिलेशनशिप में था, तो माय वाइफ्स नेम इज चारू, वी यूज्ड टू डू वाज कि हम लोग जब फोन पे बातें करते थे ना, हम लोग एक टाइम के बाद पढ़ाई लिखाई की बातें करने लग गए कि उसने कितना पढ़ा, या मुझे कहीं पर अगर कोई दिक्कत आ रही है, और आई वुड टीच समथिंग टू हर ऑन द फोन, और शी वुड टीच समथिंग टू मी ऑन द फोन। मैं तो आज भी कहता हूं कि मेरा जो सीए फाइनल का ग्रुप 1 था, उसमें ऑडिटिंग का एक सब्जेक्ट था, ऑडिटिंग की वजह से मैं हमेशा फेल होता था, मेरा कभी उसमें नहीं हो पाता। तो व्हाट शी यूज्ड टू डू वाज, वो सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले मुझे काम दे के जाती थी कि तुमको ये वाले चैप्टर्स के ये क्वेश्चन आंसर्स याद करने, एंड देन ऑफिस से आने के बाद हम लोग फोन पे रहते थे, एंड शी यूज्ड टू आस्क मी द क्वेश्चंस, एंड आई हैड टू टेल हर द आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस। तो रिलेशनशिप में होना कोई बुरी बात नहीं है, मुझे लगता है। मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा मोटिवेशन था कि मैं रिलेशनशिप में था, तो उसकी वजह से मैं सीए बन पाया। हाँ, बहुत हेल्प भी मिली, डेफिनेटली बहुत हेल्प मिली। जैसे जो मेरी वाइफ है चारू, उनका जो सीए फाइनल का ग्रुप 1 है, उसमें उनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मैंने उनकी बहुत हेल्प की, अकाउंट्स में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इन दोनों सब्जेक्ट्स में मैंने उनकी बहुत हेल्प की। उन्होंने मेरी सीए फाइनल के थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा हेल्प की। इस तरह से रिलेशनशिप्स को मैनेज किया जा सकता है। द पार्टनर हैज टू बी अंडरस्टैंडिंग, बोथ द पार्टनर्स हैव टू बी वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो लोग सिंगल रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच रहे हैं, बिंदास हो। अगर कोई इस टाइप का अंडरस्टैंडिंग पार्टनर आपको मिल रहा है, और अगर आप खुद उसके लिए भी इतने ही अंडरस्टैंडिंग हो, इट वर्क्स बोथ वे। कभी भी ऐसा नहीं, तभी जो ये होता है ना कि लोग गर्लफ्रेंड्स का मजाक उड़ाते हैं, वाइफ्स का मजाक उड़ाते हैं, कभी भी मैं इससे रिलेट ही नहीं कर पाता हूं, क्योंकि ना तो मुझे कभी वो प्रॉब्लम रिलेशनशिप में रहते हुए आई, ना शादी के बाद ऐसी प्रॉब्लम आई। तो जितने भी लोग कहते हैं ना, अभी तुम्हारी तो शादी हो गई, अभी तुमको पता चलेगा, क्या पता चलेगा? मुझे तो आज तक नहीं पता चला, 5 साल हो गए, क्या पता चलेगा? मैं चारू को 2010 से जानता हूं। रिलेशनशिप में आने से पहले वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, फिर रिलेशनशिप में आ गए, फिर शादी हो गई। तो मैं तो अपने दोस्त के साथ रह रहा हूं। तो जैसे मैं हॉस्टल में रहता था, वैसे मैं यहाँ पर भी, अभी भी मैं हॉस्टल में ही हूं। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन हाँ, बोथ द पार्टनर्स हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों को एक दूसरे की बातें समझनी चाहिए। तो अगर आपको कोई वैसा पार्टनर मिल जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो सही है, मतलब जैसे अगर चीजें अगर बर्डन नहीं बन रही, आप एक दूसरे को अगर सपोर्ट कर पा रहे हो, तब तक वो रिलेशनशिप सही है। सीए की प्रक्रिया, या किसी भी लाइफ, किसी भी चीज के अंदर अगर आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, तब तक वो चीजें सही। नहीं कर पा रहे हो, तब तक उस चीजों को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। मैच्योर होने के बाद तो वो सारी मैच्योरिटी आई जाती है कि किस तरीके से खुद को सपोर्ट करना है, किस तरीके से सामने वाले नहीं, को कई support लोगों को करना है। बहुत बात तक भी नहीं आ पाती है। कई लोगों को शादी के कई साल बीत जाते हैं, तब भी नहीं हो पाता है वो। आई जस्ट गॉट लकी, मुझे ऐसा लगता है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे अनअकैडमी में आप लोग बहुत समय से पढ़ा रहे थे, मैंने भी आपको जब जाना था, आप उस समय अकेडमी के साथ पढ़ा रहे थे, बट जब अनअकैडमी से आप अलग हुए, फेस कैसा था?
और उस स्पेस से आप लोग बाहर क्या है, आप लोग उस समय क्या चीज फील कर रहे थे? यार बहुत अच्छा फेज तो नहीं था वो अनअकैडमी का, जब मतलब जब अनअकैडमी से हम लोग निकले तब अच्छा फेज नहीं था। बाकी आई तो एंजॉयड माय टाइम इन अनअकैडमी लाइक एनीथिंग, आई लव्ड अनअकैडमी। और मुझे वहां पर किसी भी चीज से, किसी भी इंसान से कभी कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं। आई वाज सो फॉर्चुनेट एंड मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लगता था अनअकैडमी। और कि यार मतलब क्या तो बना दिया उसने, मतलब थिंक अबाउट इट। हम लोग सारे एजुकेटर्स अपना अपना पढ़ा रहे थे, इंडिविजुअली हम लोग कोशिश कर रहे थे। द प्लेटफॉर्म ब्रॉट अस ऑल टुगेदर एंड that platform, the strategies shared by that platform, the management, the operation, the founders, रोमन सैनी, गौरव मुंजाल, उनके विजन, उनके चीजों को एग्जीक्यूट कराने का तरीका, दैट्स व्हाट मेड अस ऑल, राइट। तो आई एम तो फॉरएवर ग्रेटफुल टू अनअकैडमी। इनफैक्ट मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम गया था अनअकैडमी के ऑफिस में, तो आई सैट विद मिस्टर रोमन सैनी, जो अनअकैडमी के फाउंडर है, वन ऑफ द फाउंडर्स है। जी तो आई जी। सैट विद मिस्टर रोमन सैनी एंड मैंने 2 मिनट सिर्फ यही बात की कि ठीक है हम लोग जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे गिला शिकवा लेकर मैं मन में बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूं। एंड जेन्युइनली आज तक आई रिमेंबर माय अनअकैडमी डेज वेरी वेरी फॉन्डली। बहुत अच्छा लगता था। आई एम स्टिल इन टच विद ऑल द एजुकेटर्स। आई एम इन टच विद इंद्रेश गांधी सर, आई एम इन टच विद प्रणव पोपट सर, आई एम इन टच विद जी मोनीश वोरा सर, आई एम इन टच विद दीपिका राठी मैम, आई एम इन टच विद जी। तेजस सूचक सर, आई एम इन टच विद एवरीवन। आई एम इन टच विद जो अनअकैडमी में भी जितने भी लोग साथ में थे, आई एम इन टच विद देम। मैं उनको बर्थडेज पर अभी भी ग्रीट करता हूं। दे सी माई सम रील और समथिंग दैट दे लाइक, दे आल्सो कांग्रेचुलेट मी ऑन दैट। तो मेरे अनअकैडमी में हर एक के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे। और बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैंने इंद्रेश सर, प्रणव सर, मोनीश सर, इन सब लोगों का नाम इसलिए लिया बिकॉज पीपल नो देम। तो ऐसे अनअकैडमी में बैकएंड में बहुत सारे लोग थे जो ऑपरेशंस में हम लोगों की मदद करते थे। जैसे उस समय अंशुल सर कई बार ऐसे कहते थे कि हम लोग फेस हैं, लेकिन बैकएंड जी में कितना ज्यादा काम जाता है वो लोग सब करते हैं। उनके साथ बातें होती रहती हैं बीच बीच में। एंड आई जस्ट रिमेंबर दैट टाइम वेरी वेरी फॉन्डली। बहुत अच्छा टाइम था। ऑफ कोर्स जो चीज हुई वो काफी सडन थी एंड इट वाज शॉकिंग, यार ऐसा करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। बट दैट वाज नॉट समथिंग दैट्स इन आवर हैंड्स। और मुझे लगता है कि यार कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसा होता है। तो दैट्स अ ह्यूज लर्निंग, इनफैक्ट अ केस स्टडी फॉर एवरीवन आउट देयर, कि कॉर्पोरेट लाइफ में इस टाइप की चीजें होती रहती हैं। यू कैन आइदर गेट टेंस्ड अबाउट इट, यू कैन आइदर वरी अबाउट इट, और यू कैन बी मेंटली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तो मेरे साथ एक अच्छी चीज ये थी कि मैं पहले दिन से प्रिपेयर्ड था। मैं जब 2020 में मैं अनअकैडमी में आया था, मुझे बहुत जी। अच्छा लगता था, बट मैं पहले दिन से प्रिपेयर्ड था कि यार ये एसोसिएशन लाइफ लॉन्ग तो टिकेगा नहीं, ऐसा वाले सीन था। प्लस 2023 में लास्ट ईयर जब अनअकैडमी छूटा था, तो जनवरी फरवरी मार्च में ही ना मुझे थोड़ी सी एक फीलिंग आने लग गई थी कि हो सकता है इस साल अनअकैडमी छोड़ना पड़े बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉलिसी चेंजेस, इंटरनल पॉलिसी चेंजेस, या कुछ भी इस टाइप का। बट आई नेवर गॉट रियली फ्रस्ट्रेटेड विद अनअकैडमी, वो कभी भी नहीं हुआ। आई ऑलवेज न्यू कि यार इट्स अ जॉब, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम लोग जॉब कर रहे हैं, और कॉर्पोरेट में ऑब्वियसली जो कंपनी के मैनेजर्स को लगेगा, जो कंपनी के ओनर्स को लगेगा कि उनके लिए, जी उनकी कंपनी के लिए जो बेहतर है, वो वही वाले डिसीजंस लेंगे। इफ यू आर अलाइंड विद इट, यू वर्क। इफ यू आर नॉट अलाइंड विद इट, यू क्विट। सिंपल। तो जो क्विट करने का डिसीजन भी था वो एकदम सिंपल सा था। दे केम अप विद अ पॉलिसी, मैं उससे अलाइन नहीं था। मैं क्या उससे लड़ाई करूं कि नहीं तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, वगैरह वगैरह, तुम बिल्कुल। ऐसे करने। मैं ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा कभी नहीं हो, ठीक है। ये चीज सबको पता होनी चाहिए, सबको याद होनी चाहिए, सबको समझ में आनी चाहिए कि आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशन से बड़े नहीं हो सकते हो। और कभी भी अगर आपको लग रहा है कि आप रिप्लेसेबल नहीं हो, तो ऐसा भी नहीं है, आप बिल्कुल रिप्लेसेबल हो। ठीक है, आप बिल्कुल रिप्लेसेबल हो, बहुत आराम से आप जी रिप्लेसेबल हो। अनअकैडमी जिस दिन रेजिग्नेशन हुआ, जिस दिन फाइनल रेजिग्नेशन हुआ, ऑफ कोर्स आई क्राइड ऑल्सो, इमोशनल भी मैं हो गया था। इनफैक्ट अनअकैडमी हैड डन द एंटायर स्टूडियो सेटअप। अच्छा। तो मैंने उनसे, इनफैक्ट अनअकैडमी से मैंने बात भी की थी कि आई वांट टू कीप द स्टूडियो, आई एम इवन ओके रेडी टू पे फॉर इट। बट दे सेड कि जो भी उनके रीजंस रहे होंगे कि नहीं नहीं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वील हैव टू गेट द स्टूडियो डिसमेंटल्ड एंड वील हैव टू गेट इट बैक। एंड देन दे सेंट अ गाय। एंड आई रिमेंबर जिस दिन वो बंदा आया, जिस दिन वो सारा स्टूडियो टेयर डाउन कर रहा था, इवन व्हाइल आई एम स्पीकिंग आई एम गेटिंग अ लिटिल कैच इन माय वॉइस। लेकिन वो थोड़ा सा इमोशनल सीन लगा था कि यार क्या, मतलब अब वो एक फुल स्टॉप लग गया था उस पे कि नाउ दिस इज द एंड, नाउ दिस इज द फाइनल गुड बाय टू एवरीथिंग दैट अनअकैडमी हैज गिवन अस और व्हाटएवर। But yes, I still share very good relationships with everyone in an academy जिनके साथ मैंने तब काम किया था। And I genuinely wish all of them all the very best। और ये फीलिंग म्यूचुअल है, ये उनकी तरफ से भी अच्छा। आता है। बिकॉज ये जब भी होता है ना कि अगर कोई रील हुई या कुछ भी ऐसा हुआ, अब हम लोग सब एक दूसरे को उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली तो बात होती नहीं है जितनी फ्रीक्वेंटली तब बात होती थी अनअकैडमी के टाइम पे। जी 3 महीने में 6 महीने में अगर एक बार भी बात हो गई, तो इट्स लाइक वी जी। टॉकिंग फॉर लाइक हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, पता भी नहीं चल रहा है। अभी मेरी 1 महीने पहले प्रणव सर से बात हुई, 1 घंटा बात हुई हमारी, पता भी नहीं चल रहा है।
अच्छा, अभी भी हम लोग वैसे ही बात कर रहे थे कि अच्छा ठीक है, आप मैथ्स में इस वाले चैप्टर में क्या कर रहे हो, मैं मैथ्स में इस वाले चैप्टर में क्या कर रहा हूँ, हम लोग अभी भी वैसे ही बात कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो दैट्स अ वेरी गुड बॉन्ड दैट आई शेयर विद एवरीवन, एंड आई रिमेंबर द अनअकैडमी टाइम वेरी वेरी फॉन्डली. अनअकैडमी से मैं एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अब अंशुल सर के साथ आपका रिलेशन कैसा है? अंशुल सर तो यार वो मेरे बड़े भाई हैं. अंशुल सर के अंदर मैं अपना बड़ा भाई देखता हूँ, मैं अपना पिता देखता हूँ. कभी कभी मैं बहुत ज्यादा रिबेलियस भी हो जाता हूँ, मुझे बाद में थोड़ा सा खराब लगता है कि मैंने उस तरह से अंशुल सर से क्यों बात की. लेकिन अंशुल सर जस्ट स्माइल्स, ही काम्स मी डाउन, देन ही इज लाइक, मतलब वो यार एक परफेक्ट मेंटर है मेरे. वो शुरुआत से है, 2020 से है, वो आज भी है, और वो मुझे लगता है वो लाइफ लॉन्ग रहेंगे. बीच में कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हुई थी जब मैं कुछ और ट्राई करना चाह रहा था, और मैंने अंशुल सर से उस बारे में बात की थी. मैंने कहा था कि सर इसको एकाग्रता में करते हैं, और मेरा ऐसा बड़ा मन है. तो अंशुल सर ने कहा था कि, और मैंने कहा था कि मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए. तो अंशुल सर ने मुझे ये लाइन बोली थी, और मैं सबके सामने बोलना चाहता हूं. अंशुल सर ने कहा था कि निशांत सर, एकाग्रता में करें या ना करें, आपका मन हो इंडिविजुअली करने का, आपका मन हो एकाग्रता में करने का, गाइडेंस मेरी हमेशा रहेगी. तो ये वाली जो लाइन थी ना उनकी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आपको अगर ये करना है, ये आपको अगर विद एकाग्रता करना है तब तो डेफिनेटली गाइडेंस है, लेकिन अगर विदाउट एकाग्रता करना है तब भी आप ये मत सोचना कि मेरी गाइडेंस नहीं रहेगी. मेरी गाइडेंस रहेगी, वो वाली चीज आप विदाउट एकाग्रता कर लो, मैं गाइडेंस देने के लिए तैयार हूं. तो अंशुल सर के साथ जो मेरा रिलेशन है, दैट्स नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. इनफैक्ट मुझे याद है जब ये अनअकैडमी वाला इशू हुआ था, तो 18 अगस्त को अंशुल सर का रेजिग्नेशन हुआ था या टर्मिनेशन हुआ था, जो भी हुआ था. और फिर मैं 19 को उनके घर पे पहुंच गया था, और मैंने उनसे ये बोला था कि मैं आया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी अनअकैडमी छोड़ रहा हूं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं अब अनअकैडमी छोड़ के आपके साथ काम करूंगा. मैं सिर्फ एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड आया हूं, क्योंकि यू मस्ट बी डिस्टर्ब्ड. ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वाज डिस्टर्ब्ड, मैं भी ये सुन के काफी डिस्टर्ब्ड हुआ. तो क्योंकि आप डिस्टर्ब्ड होंगे तो मैं सिर्फ इस वजह से आया. एंड ही वाज सो रेसिप्रोकेटिव ना इस बात को लेके. हाँ, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आप अनअकैडमी मेरी वजह से छोड़ो, मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप छोड़ के मेरे साथ काम करोगे. आप आ गए हो, ये बहुत अच्छी बात है. तो दैट इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट अंशुल सर एंड आई शेयर. एंड यस, एक और इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं. तो जब अनअकैडमी का ये हुआ था, व्हेन वी वर फॉर्मिंग एकाग्रता, ठीक है, जब हम एकाग्रता फॉर्म कर रहे थे, तो अंशुल सर और मैं 10 दिन के लिए हम लोग इंदौर में थे. एंड 10 दिन के लिए हम लोग इंदौर में थे, हम एक होटल में रुके हुए थे. जतिन सर के साथ वी वर फॉर्मिंग एकाग्रता, हम सब सेटअप वगैरह सब कुछ कर रहे थे. एंड एक बार हम लोग ऑटो से शाम को ऑफिस से घर की तरफ आ रहे थे, होटल की तरफ जा रहे थे. एंड अंशुल सर के चेहरे पर मैंने एक्सप्रेशन देखा ना, तो वो थोड़ा सा उनका डिस्टर्ब्ड एक्सप्रेशन था. मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ आपको, तो कहते हैं कि बस मैं सोच रहा हूँ कि आप बेकार में परेशान हो रहे हो. मैं कहां परेशान हो रहा हूँ, सारा काम तो आप कर रहे हो, मैं आपके साथ में हूँ, मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा. बोले नहीं, मुझे ना ये सेम फीलिंग आती अगर विवान ऐसी सिचुएशन में होता तो उनका भी मेरी तरफ ऐसे ही एक सन की तरह से वो भी देखते हैं मुझे, और उनके अंदर से भी जो फीलिंग्स और जो इमोशंस आती है वो वैसे ही आती है. एल्डर ब्रदर, मेंटर, फादर फिगर, जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं. What are the skills which are required to have as a student, CA student? स्किल्स यार, यू शुड बी विलिंग टू वर्क वेरी वेरी हार्ड. देखो ये एक बहुत ही क्लीशे चीज है, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, लेकिन यही चीजें काम करती हैं. क्लीशेज एग्जिस्ट फॉर अ रीजन. अगर सब इंसान सब हर कोई यही बोल रहा है कि भाई हार्ड वर्क चाहिए, तो यार कोई उसके पीछे का रीजन होगा ना कि उसको हार्ड वर्क चाहिए. दैट्स द ओनली स्किल दैट अ सीए स्टूडेंट नीड्स. और ये मुझे भी बताए अभी एकदम से हिट किया था. अभी कुछ महीने पहले फरवरी में मैं बैंगलोर गया था अपने कजिन्स के पास. तो मेरे कजिन भाई हैं और मेरे जीजा जी, मैं उन दोनों के साथ बैठा हुआ था. एंड बोथ ऑफ देम आर इंजीनियर्स. और उन दोनों ने मुझसे ऐसे ही पूछा कि सीए गेम किस चीज का है. मैंने कहा गेम किस चीज का मतलब क्या हुआ. बोले मतलब स्मार्टनेस चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, बहुत तेज काम करना आना चाहिए, क्या आईक्यू बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्या है ये. मैंने कहा नहीं, बस हार्ड वर्क. तो बोले कि मतलब कितना हार्ड वर्क. बोले अगर कोई बंदा दिन में 4 घंटा पढ़ाई कर रहा है तो क्या वो सीए का एग्जाम निकाल सकता है. मैंने कहा ऐसी कैसे निकाल सकता है, 4 घंटे में क्या होता है. मैंने कहा कम से कम 12-13 घंटे. मैंने कहा कम से कम 12-13 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है. ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कुछ ऐसी चीज आ जाएगी एग्जाम में जो आपके सिलेबस से बाहर हो. लेकिन वो जो सिलेबस इतना ज्यादा है, उसको रिटेन करने के लिए जो हार्ड वर्क चाहिए होता है, जो कंसिस्टेंसी, जो मल्टीपल टाइम्स रिविजन चाहिए होता है, वो है. एंड देन दे सेड तब तू किस बात के लिए कह रहा है कि सीए कोई एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है. मैंने उससे पहले बोला था सीए तो कोई भी एवरेज स्टूडेंट कर सकता है, क्योंकि मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट हूं. मैं कोई कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं रहा. ऐसा नहीं है कि मैं स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता रहा. मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, अच्छे मार्क्स मेरे आ जाते थे, मैं मेहनत कर लेता था. लेकिन हाँ, सीए में उस मेहनत को थोड़ा सा और डबल डाउन करना पड़े. माय ब्रदर वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट यार. मेरे भाई को तो 12th क्लास में बोर्ड का एग्जाम वो देके आया था, मैथ्स का बोर्ड का एग्जाम देके आया था. बहुत ही घबराया हुआ था कि पता नहीं पास होगा, फेल होगा, क्या होगा. स्कूल में तो ही वाज एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरीली एवरेज स्टूडेंट. ही वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली एवरेज स्टूडेंट. ही क्लियर्ड सीपीटी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, आईपीसीसी बोथ ग्रुप्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सीए फाइनल बोथ ग्रुप्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है, वो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था. लेकिन उसने किया क्या, सीए फाइनल के एग्जाम के
6 महीने पहले अपना सिम कार्ड तोड़ के दे दिया। कौन करता है ऐसा? सभी सभी दोस्तों को मना कर दिया था इस बार आईसीएआई के दिवाली फंक्शन में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं, क्रिकेट में मैं अच्छा। पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं, किसी भी फंक्शन में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं। और 2 साल तक कर रहा था, बहुत आराम से कर रहा था, सब कर रहा था। जिस साल उसका सीए फाइनल मई 16 में उसने सीए फाइनल का अटेम्प्ट दिया था, 6 महीने पहले से सिम तोड़ा, बंद किया, खत्म। किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं। 6 महीने कमरे में बंद है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। मेरे से बात करता था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मैं उसको बता देता था, वो पढ़ता था। ही यूज्ड टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। ही वाज नॉट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टूडेंट। 9th 10th 11th 12th तो उसके बहुत ही खराब गए थे स्कूल में एज अ स्टूडेंट। एकेडमिक ईयर्स उसके बहुत खराब गए थे। तो इससे पता चलता है कि सीए इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, सीए अपना बिल्कुल आपको रिवॉर्ड देने के लिए तैयार रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीए रिवॉर्ड्स हार्ड वर्क। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब आपने जो रिसेंट कैंपस प्लेसमेंट वाली वीडियो के बारे में जो हमने डिस्कस किया था, उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा डर लग रहा है कि क्या अब सीए का जो फ्यूचर अगर है वो अब ज्यादा ब्राइट नहीं है, या फिर अब सीए बनने के बाद उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी एज अ सीए स्टूडेंट, हम सबके दिमाग में ख्याल आता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको सीए का फ्यूचर कैसा दिख रहा है? क्या इस फील्ड में आगे जाके जॉब्स होने वाली है? ये फील्ड उतना ज्यादा रिवॉर्ड देने वाला है आगे जाके कि नहीं? देखो यार, पूरा का पूरा गेम डिमांड और सप्लाई का है। पूरा गेम डिमांड सप्लाई का है। एंड इट्स नॉट जस्ट कन्फाइंड टू सीए, इट एक्सटेंड्स टू इंजीनियरिंग, इट एक्सटेंड्स टू ईच एंड एवरी फील्ड दैट यू कैन इमेजिन। पूरा गेम डिमांड सप्लाई का है। आज मैं अच्छा पढ़ाना बंद कर दूं, इस वीडियो के नीचे कई सारे लोग मेरे को गाली भी देके बोलेंगे अबे तू अच्छा पढ़ाता भी नहीं है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। आज लेकिन मैं जेन्युइनली अगर अच्छा पढ़ाना बंद कर दूं तो मैं भी जॉबलेस हो जाऊंगा ना यार। हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? बिल्कुल। It's just a game of demand and supply and how updated and relevant you are। मेरे बहुत सारे जोक्स मैं 2020 में करता था, आज मैं वो जोक्स नहीं कर सकता क्योंकि आज वो जोक्स रेलेवेंट ही नहीं। आपको याद है रसोड़े में कौन था? राशि। याद है रसोड़े में कौन था? राशि। जी। 2020 का जोक है, आज मैं बोलूंगा तो तुमको क्या लगता है आज के बच्चे उससे रिलेट कर पाएंगे? रसोड़े में कौन था? नहीं नहीं नहीं, कोई वो नहीं तो रिलेट कर सेंसेशन पाएगा हुआ यार। करता था उस समय, और आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब हाँ, जिसने मुझसे 2020 में पढ़ा है वो अगर उसको याद है तो वो आज करके आज वो बात करेगा मुझसे। अभी कई बार ऐसा होता है कि मैं अगर किसी पिक्चर का एग्जांपल लेता हूं, किसी मूवी का एग्जांपल लेता हूं, तो आई हैव टू एक्सप्लेन द एंटायर स्टोरी ऑफ दैट मूवी बिकॉज आई नो आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने उन मूवीज का नाम भी नहीं सुना होगा। ओमकारा देखी भी नहीं होगी किसी ने। सी द ओनली पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज यू हैव टू स्टे रेलेवेंट। इफ यू आर रेलेवेंट देयर विल ऑलवेज बी जॉब्स, देयर विल ऑलवेज बी जॉब्स। जो चीज दो लोग हैं, दो सीएस है, सेम काम के लिए दो सीएस को हायर किया, एक बंदा वो सेम काम 5 मिनट में करता है, दूसरे बंदे को 2 घंटे लगते हैं। क्या दोनों क्वालिफाइड है? हाँ। क्या दोनों को वो काम आता है? हाँ। एक बंदा 5 मिनट में क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास वो रेलेवेंट स्किल्स है। उसको ऑटोमेशन की समझ है, उसको सॉफ्टवेयर की समझ है, उसको पता है कि इस काम को मैं स्मार्टली कैसे कर सकता हूं। वो लगातार अपने आप को अपडेटेड रख रहा है। आज एआई इतना ज्यादा बढ़ रहा है, आईसीएआई ने खुद एआई के कितने सारे कोर्सेज निकाले। मैंने इस पे पिछले साल एक रील भी बनाई थी। आईसीएआई ने एआई इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज बनाए हुए हैं। यू हैव टू बी अपडेटेड यार। आप अपडेटेड रहोगे तो डेफिनेटली आपके लिए डिमांड हमेशा रहेगी, आपको कभी जॉब की कमी नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ही ज्यादा एकदम रिलैक्स रहोगे कि हाँ ठीक है ना, चल जाएगा, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करेंगे, ये होगा वो होगा, ट्रेडिशनल जॉब मिल जाएगा, तो डेफिनेटली नहीं। इट्स अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एंड इट्स देयर इन एवरी फील्ड। इसमें सिर्फ सीए वाला ऐसा कुछ नहीं है कि सीए के लिए डिमांड कम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। सीएस के लिए एनीथिंग तो डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बिकॉज न्यू बिजनेस एवेन्यूज आर कमिंग। नए नए बिजनेस एवेन्यूज आ रहे हैं। अभी डायरेक्ट टैक्स कोड पूरा का पूरा चेंज होने वाला है। निर्मला जी ने बोला है कि अभी 6 महीने में डायरेक्ट टैक्स जो कोड है वो पूरा बदल जाएगा। देखते हैं कितना बदलेगा कितना नहीं बदलेगा। क्रिप्टो करेंसीज में लगातार एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, मेटावर्सेस में लगातार एडवांसेस हो रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ऑलरेडी सीए के स्कोप में आ चुका है, उस पर जीएसटी भी लगना शुरू हो चुका है ना। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर जीएसटी लगना शुरू हो चुका है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी में स्कोप है, जहां जहां जिस भी फील्ड में स्कोप होगा तो सीएस के लिए तो स्कोप हमेशा बढ़ने वाला है। किसी भी फील्ड में अगर स्कोप होगा तो वहां पर तो बिजनेस होगा ना। वहां पर अगर बिजनेस होगा तो उस बिजनेस को मैनेज कौन करेगा? उस बिजनेस की फाइलिंग, टैक्स फाइलिंग या टैक्स कंप्लायंसेस जो भी, तो सीए करेगा ना यार। तो सीए के लिए कभी भी जॉब्स की कमी तो हो ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, सीए को अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा, रेलेवेंट रखना पड़ेगा। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर आपको एक मौका मिले कि आप टाइम ट्रेवल करके आज से कुछ साल पीछे जा सकते हो, तो आप 2015 के निशांत कुमार को क्या एडवाइस देना चाहोगे? भाई पढ़ ले, देख लंबा समय लगेगा, 4 साल और लग जाएंगे तुझे सीए बनते बनते, और 4 साल सीए बनने के बाद कम से कम तेरी 1.5 साल की स्ट्रगल आएगी, तब जाकर तू टीचिंग में अपना ब्रेकआउट कर पाएगा। तू ये सोच, तू अभी जितनी जल्दी सीए बनेगा उतनी जल्दी तुझे अनअकैडमी से ऑफर मिलेगा, उतना ज्यादा तू खुश रहेगा। ठीक है, क्योंकि तू 2015 है। मैं कह रहा हूं ये जॉब वॉब के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ भाई। 6 महीने लग के तू किसी तरह से कुछ भी करके, 6 महीने नहीं तो 1 साल, नवंबर 16 वाला अटेम्प्ट तू क्रैक कर भाई, क्योंकि मैंने फ्यूचर देखा हुआ है। मैं तो फ्यूचर से आ रहा हूं ना। मैंने फ्यूचर देखा हुआ है भाई। और
स्टॉक मार्केट सीखना शुरू कर अभी तुरंत। तगड़े क्रैशेस आने वाले हैं, पैंडेमिक आने वाला है, पैंडेमिक 2020 में पैंडेमिक आएगा। सोच वहां कितना तगड़ा मार्केट क्रैश होगा, बहुत पैसा बनेगा। तू बहुत स्टॉक पैसा। मार्केट अभी सीखना शुरू कर। सर इससे मैं एक्चुअली ये पूछना चाहूंगा कि आपका एक जो इंस्टाग्राम पे पेज है जो आपने फिनटेक्स के लिए बना रखा है, तो उसके हाँ, पीछे की क्या स्टोरी है? मतलब वो पेज खोलने के पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या माइंडसेट था उस पेज को खोलने के पीछे? ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैं ना ग्रो के साथ एसोसिएटेड था। इनफैक्ट ग्रो ने ही अच्छा। मुझे कांटेक्ट किया था सबसे पहले टू क्रिएट अ कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट्स, और मैंने ग्रो वालों को बोला था वही अक्टूबर 2020 में। तो मैंने ग्रो वालों को बोला था कि आपको ऐसा लग भी कैसे गया कि मैं स्टॉक मार्केट्स पे कोर्स बनाने के लिए सही बंदा हूं, क्योंकि मेरी तो आज तक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई वीडियो ही नहीं गई है यूट्यूब पे। हाउ जी डिड जी यू जी गेट टू नो अबाउट मी, हाउ डिड यू फील दैट आई एम द राइट पर्सन? तो बोले नहीं, हमने जी। आपके अकाउंट्स पढ़ाने वाली वीडियो देखी थी स्कैनर क्लासेस के चैनल पे। उन्होंने एक्चुअली शुचिता प्रकाशन के ऑफिस में फोन किया एंड वहां से उन्होंने मेरा नंबर निकलवाया कि ये बंदा पढ़ाता बहुत अच्छा है, और ये बंदा अगर पढ़ाता अच्छा है तो ये स्टॉक मार्केट्स का कोर्स बनाएगा। पर जी। मुझे तो स्टॉक मार्केट्स के बारे में कुछ आता ही नहीं है। बोले कि डोंट वरी, यू टेक योर टाइम, और आप पढ़ाई करो और आप देखो, और अगर हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए होगी तो वील हेल्प यू आउट, एंड आप ओके। पूरा कोर्स इस पर डिजाइन करो, बनाओ। तो वहां से मैंने फिर स्टॉक मार्केट्स के बारे में पढ़ना, देखना, सीखना शुरू किया। ग्रो के साथ मेरा एसोसिएशन लंबा चला, और उसमें मैं उन लोगों के लिए वीडियोस भी बनाता था। ग्रो प्लस का यूट्यूब चैनल है, उसमें भी बनाता था, ग्रो के यूट्यूब चैनल पे भी बनाता था, ग्रो के इंस्टाग्राम के लिए भी काफी कंटेंट बनाया है। एंड वन थिंग दैट वाज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन एंड ऑफ वाज, मैं उनके चैनल पे उनके स्टूडेंट्स के लिए मैं मास्टर क्लासेस कंडक्ट बहुत करता था। ग्रो के अच्छा। चैनल पर मैं बहुत मास्टर क्लासेस कंडक्ट की। पहले जी। तो मास्टर क्लास 3-3 4-4 घंटे की भी होती थी, बाद में 1-1 घंटे की मास्टर क्लासेस कंडक्ट होने लग गई ग्रो के चैनल जी। पे। फिर अचानक से क्या हुआ, वही 2023 में। अच्छा, तब मेरा हमेशा से मन था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल पे अपना यूट्यूब चैनल ओपन करूं जहां पर मैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू करूं, बट वो जी। अनअकैडमी की पॉलिसी के अगेंस्ट था कि एजुकेटर्स के अपने यूट्यूब चैनल्स होने चाहिए। तो अच्छा। अनअकैडमी की पॉलिसी के अगेंस्ट था, तो इसलिए आई ऑलवेज हेल्ड माई सेल्फ बैक फ्रॉम क्रिएटिंग अ यूट्यूब चैनल। ग्रो के साथ चल ही रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, बट देन आई रिमेंबर मे 2023 वाज अ लास्ट मंथ जहां पर मैंने ग्रो के लिए मास्टर क्लासेस कंडक्ट की थी। मैंने उनसे जून में बोला कि जून में, मुझे याद है 4 जून, डेट भी याद है मुझे, 4 जून को मैंने यहाँ पर प्रयागराज में एक अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में एक फेस टू फेस मीटअप प्लान किया था। अच्छा। तो मैंने उसके लिए ग्रो वालों को बोला कि 4 जून को सैटरडे हम मास्टर क्लासेस यूजुअली इतने बजे रखते हैं, हम इतने बजे की जगह इतने बजे रख सकते हैं क्या? 4 जून को संडे था, सॉरी। तो मैंने कहा ओके। इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट एट 5 PM, लेट्स कीप इट एट 6 PM और मे बी 3 PM। तो उन्होंने बताया कि इस बार तो रख ही नहीं रहे मास्टर क्लास, एंड देन दे सेड कि वी हैव डिसकंटिन्यूड दैट फेज। मैं कहा अभी अभी 4 दिन पहले तो मैंने ली, अभी अचानक से कैसे डिसकंटिन्यू? ठीक है, अगेन कॉर्पोरेट में होता रहता है, होता है। कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब हम इसको कंटिन्यू नहीं कर रहे ये वाला। मैंने कहा अच्छा, कब तक कंटिन्यू हो पाएगा? उन्होंने कहा कोई आइडिया नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि अब ये, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में काफी कुछ सीख चुका था, तो मेरा मन था कि मैं अपना कुछ यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं। बट अगेन, क्योंकि यूट्यूब को लेकर अनअकैडमी की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस थे, तो आई डिसाइडेड कि मैं इंस्टाग्राम पे शुरू करता हूं। इंस्टाग्राम को लेकर अच्छा। अनअकैडमी की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे। तो मैंने ओके। 1 जुलाई 2023, अच्छा मैं ये वाली बात मैंने घर पे कभी किसी को बताई नहीं थी, लेकिन मैं जून एंड में ना 2 दिन के लिए लखनऊ चला गया था। अच्छा। जून में हाँ, बहुत सारे मैराथन सेशंस लिए थे। जून 2023 के सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए बहुत सारे मैराथन सेशंस लिए थे। मैराथन सेशंस लेने के बाद 2 दिन के लिए मैं लखनऊ चला गया था। मैंने घर पे ओके। बोला था कि मैं बहुत थक गया हूँ, तो मैं 2 दिन बस रिलैक्स करने जाना चाहता हूँ। तो ओके। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों 2 दिन के लिए लखनऊ चले गए थे। उन 2 दिनों में मैंने बहुत रिसर्च की, कंटेंट की, और होटल में, मतलब हम लोग कहीं बाहर घूमे वूमे भी नहीं, बस दो अच्छा। दिन होटल में बंद, प्रॉपर रिसर्च, कैसा कंटेंट जाना चाहिए, कैसा कंटेंट बनाना चाहिए। तो उन 2 दिनों में हम लोगों ने 10 रील्स शूट की। 10 रील्स ओके। शूट करने के बाद जब हम लोग वापस प्रयागराज आए, तो फिर हाँ। मैंने बात की। घर पे नहीं, घर पे तो मैंने बहुत बाद में बताया था फिनटैक्स के बारे में। ओके। लेकिन फिर मैंने जो एक एजेंसी है जो सोशल मीडिया में सब कुछ हैंडल वगैरह करती हैं, तो फिर मैंने ओके। उन लोगों से बात की। मैंने कहा कि एक ऐसा चैनल बनाने का मन है, और 10 रील्स इसकी ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, तो ये चैनल हम लोगों को बनाना है, और ओके। ये चैनल मैं लॉन्च करना चाहता हूं 1 जुलाई से, जो कि सीए डे है। जून एंड में मेरे पास 10 रील्स का कंटेंट रेडी था, और 1 जुलाई ओके। सीए डे पर मैंने इसको लॉन्च किया। तो सर मैं ये एक दिस इज चीज पूछना समथिंग विच चाहूंगा। इज दिस इज समथिंग हाँ। विच इज रियली रियली क्लोज टू माय हार्ट नाउ, स्टॉक ओके। मार्केट्स। और मुझे लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी होने की वजह से बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट्स के बारे में नहीं पता है। इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ सीए, आप सोचो जब मुझे ही नहीं पता था स्टॉक मार्केट्स के बारे में, क्योंकि सीए के करिकुलम में उतना स्टॉक मार्केट्स उतनी सीरियसली, उतनी नहीं। इलेबोरेटली नहीं सिखाया जाता है। बहुत हल्का सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कराया जाता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मेजर फोकस यहाँ पर अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन पर होता है। बट हाँ, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की वजह से लोगों को स्टॉक मार्केट्स के बारे में उतना मालूम ही नहीं है।
और जितना भी मूवीज वगैरह में हम लोगों ने देखा है, जितना बाकी लोगों से सुना है कि ये तो सट्टा है, गैम्बल है, ये है वो है, उस वजह से हम लोगों का दिमाग और खराब होता रहता है। बट इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल। तो बेसिकली ये है कि आपका कहना ये है कि इस समय अब सबको कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट में नॉलेज लेनी चाहिए। हो सकता है आप उतना एक्टिवली इन्वेस्ट ना करो, बट नॉलेज सबको होनी चाहिए स्टॉक मार्केट की। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए। एक्टिव इन्वेस्टिंग करने के बारे में तो मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूं, कभी भी नहीं करता हूं कि आप एक्टिवली इन्वेस्ट करिए। मैं कहता हूं अगर आप पैसिवली भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना स्टॉक मार्केट्स में, हर महीने थोड़ा थोड़ा ऑटोमेटिकली भी इसको ऑटोमेट किया जा सकता है, इसी को एसआईपी बोलते हैं। जी। तो अगर इसको आपने ऑटोमेट भी कर दिया ना कि हर महीने 500 रुपए आपके बैंक अकाउंट से कट के जा रहे हैं, अभी जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये वाला पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो अगर आपने ऑटोमेट कर दिया, हर महीने 100 रुपए जा रहा है, 200 रुपए जा रहे हैं, कुछ जी तो पॉकेट मनी मिल रही है, 100-200 रुपए किसी से भी ऑटोमेट भी अगर आपने कर दिया, तो वो आगे चलकर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो मुझे लगता है कि पैसिव इन्वेस्टिंग तो सबको करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए। तो सर, आप कुछ मूड को लाइट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं जो आपसे बहुत समय से ऐसे दिमाग में हमेशा से रखा हुआ था कि मैंने आपको एक बात सुना था कहते हुए, और आप हमेशा ये चीज कहते भी आओ कि आपका एक्टिंग में था कि आपको एक्टिंग करनी है, और वो हम्म। आपको करनी थी। ठीक है, वो तो आपके पापा ने बोला तो आप सीए में आ गए, तो आपका हम्म। एक्टिंग का ही सपना था। हम्म। तो अगर आपको एक ऐसा चांस मिले कि आप एक्ट कर सकते हो, तो आप ऐसे हम्म। कौन सा रोल है जो आप करना चाहोगे? कोई एक ऐसा फेवरेट रोल रहा हो कि आप उस जगह पे अपने आप को देखते हो, यार मैं करता तो और ज्यादा बेटर कर देता? बहुत सारे रोल्स हैं ऐसे तो, एकदम एट कोई द भी एक। ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड तो डॉन का रोल आ रहा है का, तो मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ, और जो डॉन पूरी अच्छा। फ्रेंचाइजी है, और अब जो डॉन 3 आ रही है उसमें रणवीर सिंह आएगा, तो उसको देख के मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मतलब ओके। ऑब्वियसली शाहरुख खान होता तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन इट्स टू सून टू से एनीथिंग, बिकॉज रणवीर सिंह इज सच अ गुड एक्टर, सच अ डैम गुड जी। एक्टर, स्पेशली आफ्टर पद्मावत। मैंने जब पद्मावत में देखा था रणवीर सिंह को, फाड़ ही दिए थे सर उन्होंने। फाड़ दिया था वो अलाउद्दीन खिलजी वाला जो रोल किया था तब। हाँ। नहीं तो उससे पहले मुझे लगता था कि बस ऐसे ही है, ठीक है, कॉमेडी वगैरह कर लेता है। आई नेवर पिक्चर्ड रणवीर सिंह टू डू एनी सीरियस रोल्स। देन आई सॉ 83। इन 83 द वे रणवीर सिंह पोर्ट्रेड कपिल देव, माय गॉड दैट वाज अमेजिंग, सर वहां माइंड कपिल ब्लोइंग। देव ही था, वो रणवीर सिंह वो थोड़े ना था। कपिल देव, एग्जैक्टली वो कपिल देव ही था। एंड देन यू हाँ। सी रॉकी रानी की प्रेम कहानी, रॉकी रंधावा, नेक्स्ट लेवल बंदा है यार वो रणवीर सिंह। तो आई नो बहुत सारे लोगों को जब ये डॉन 3 का ट्रेलर आया था, मेरे एक दोस्त ने भेजा था, उसको मालूम है कि मुझे डॉन की पूरी फ्रेंचाइजी बहुत पसंद है, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेंट मी द ट्रेलर और टीजर, हाँ। एंड पहले मैंने देखा, मैं कहा यार इसमें शाहरुख खान नहीं है, इसमें रणवीर सिंह है। फिर मुझे लगा यार रणवीर सिंह भी बहुत फाड़ू एक्टर है, बहुत फाड़ू एक्टर है। मजा तो आएगा। तो मजा आएगा। तो आई करेगा वुड वो, हैव कर सकता है, आई कमाल वुड कर हैव सकता है वो। रणवीर हाँ सिंह वो कमाल कर सकता है, उसके पास वो ऑरा बिल्कुल, है। बिल्कुल है, वो अलग बात है कि हीरो एसआरके वाला। को रिप्लेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इमेज वो हाँ चीज। हाँ, बट ठीक है, सर, कैन मैं कैरेक्टर। चाहूंगा कि जितने लोग भी इस पॉडकास्ट को दे रहे हैं, एक एडवाइस अगर आपको मौका मिले कि आप उनको देना चाहोगे, तो आप क्या देना चाहोगे? बस लोड मत लो यार, कंसिस्टेंट रहो। बहुत ऐसा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि सीए है तो फिर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज है। आराम आराम से करो, लेकिन हाँ कंसिस्टेंटली करो। वो थोड़ा सा बोरिंग फेज होगा जब आपको कंसिस्टेंट, देखो कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज बोरिंग, कंसिस्टेंसी इन एनीथिंग इज वेरी वेरी बोरिंग, बट दैट्स द ओनली थिंग दैट विल रिवॉर्ड यू एट द एंड। तो जस्ट स्टे कंसिस्टेंट एंड दैट्स तो सर, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा बिल्कुल। आपसे बात करके, और मुझे तो मजा आ गया। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत कुछ थैंक यू सीखने को अक्षर, मिला। थैंक यू। और जो लोग भी मुझे थैंक यू बहुत सो पहले से मच अक्षर। जानते हैं ना, वो सब जान रहे हैं कि मैं आपसे बात करने के लिए कितना एक्साइटेड, जब भी मैं आपकी बात करता हूँ ना, कभी भी किसी यूट्यूब वीडियो में सजेस्ट करता हूँ, तो मैं हमेशा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ कि मतलब मैथ्स की बात हो रही है, तो मैं हमेशा निष्ठांत कुमार सर मैं यूज ही नहीं करता, आपकी वो कोड हुआ करता था ना, निष्ठा 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 निष्ठा। आप क्लास पढ़ाते थे तो उसका जाप करते थे। यस यस। तो मेरे दिमाग में बैठ गया था, निष्ठा 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 निष्ठा, तो वाली सारी चीजें। ओके तो ग्रेट। मैं सर ग्रेट। बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप आए हमारे पॉडकास्ट में। थैंक और यू, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, इट वाज अ वंडरफुल पॉडकास्ट, इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन। आई जस्ट होप स्टूडेंट्स जितनी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा इससे गेन कर पाए उतनी गेन करें। एंड इट वाज लवली, यू आर डूइंग अ लवली जॉब, यू आर थैंक डूइंग यू अ सो वंडरफुल मच, जॉब। थैंक कई यू सो सारे मच। मतलब यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स सर। कहते हैं कि हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ नहीं कर पाते, ये कैसे करें, क्या करें, जी। करो यार, करो। जैसे अभी हमारी पॉडकास्ट से पहले बात हो रही थी, तुमने कहा था कि सितंबर एग्जाम मुझे देना था, तो उससे पहले मैंने यूट्यूब पे उतना फोकस नहीं किया। अच्छी बात है ना, नहीं किया, यू जी। हैव योर प्रायोरिटी स्ट्रेट। लेकिन अब जब एग्जाम है तो ये साथ साथ बीच बीच में यूट्यूब के साथ साथ पढ़ाई हो रही है ना, पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब है, तो करने वालों की कमी नहीं है, बस अपने अंदर विल पावर होनी चाहिए करनी। तो अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो तो आप लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि यार जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, तो देखो इस पॉडकास्ट में आपको तो बहुत कुछ सीखने को मिला है, और जब आप इसको शेयर करोगे दोस्तों के साथ, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जब उनको सीखने को मिलेगा तो आपको ऐसा होता है ना, पुण्य मिलेगा।
ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखो, अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखो। राधे राधे।